बच्चों, कैसे आप सभी? अच्छे होंगे सबके सब। स्वागत है आप सभी का। हम सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सबसे पहले लिंग निर्धारण टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लिंग निर्धारण है होता क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। क्या होता है? किसी के घर में लड़की हो रही है, लड़का हो रहा है, इसका पता कैसे लगाया जाए प्रेगनेंसी के टाइम पर या प्रेगनेंसी यानी कि निषेचन की क्रिया के टाइम पर, उसको हम कहते हैं लिंग निर्धारण। तो ये लिंग निर्धारण कब हो जाता है? जब क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है ओवम के साथ, ठीक है। शुक्राणु जो होगा वो ओवम के साथ संलयित हो जाते हैं, उस टाइम पर ही पता चल जाएगा कि लड़का होने वाला है या लड़की। क्यों? ठीक है ना, आगे चलते हैं, यहां पर समझते हैं। यहां पर पेज तो दिया ही नहीं, आपके लिए मैं आज बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम लेकर के आई हूं। हाँ ठीक है, चलो मिल गया मुझे पेज, मैंने ही नहीं देखा है। पहले हम पेन ले लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे और देख लेते हैं। आप सभी को पता है, अगर मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछूं कि मनुष्य में लिंग की संख्या कितनी होगी, है ना, गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है? हम पढ़ते आ रहे हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर? कितने होंगे? 46 गुणसूत्र, जिन्हें हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। इतनी बात सबको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहां पर एकदम क्लियर होके चले जाओ कि यहाँ पर लड़का होने वाला है ये लड़की, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। आज तक आपके दिमाग में यही कहानी बैठी होगी कि औरतों को दोष दिया जाता है कि लड़का होगा ये लड़की, है ना। अगर लड़की हो जाती तो उसके ससुराल वाले उसको कितना वो करते टॉर्चर कि भाई तेरे कारण हो रही है। तो आज आप यहाँ पर, आपका उद्देश्य यही है पढ़ाई करने का कि आपको वो सारे जो भी गलत चीजें लोगों के दिमाग में है ना पुराने जमाने के, उन सबको तोड़ना है। जैसे कि आर्तव चक्र में हमने क्या पढ़ा था कि जो मासिक धर्म का ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है या प्योर होता है। तो मैंने वहां पर आपको एकदम क्लियर बता दिया था, वो प्योर होता है। हर महीने गर्भाशय की परत टूट रही है, क्लियर थी। तो हर महीने क्या हो रहा है, हर महीने वहां पर एंडोमेट्रियम बन रही थी और वो टूट रही है। फिर अगले महीने, फिर जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तब तक क्या होगी, वो टूटती ही रहेगी, है ना। अगर वहां पर निषेचन की क्रिया होगी तो फिर वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स उसको बनाना स्टार्ट करता है। सबको क्लियर थी? तो पढ़ाई का तभी उद्देश्य होता है जब आप इसको अपने जीवन में उतारो और अपने साथ साथ सारी दुनिया को भी जागरूक करो। क्लियर? सबको क्लियर? हाँ, दोष अब सोनी पांडे अब लड़कों को दोष देगी। अब पढ़ते कि किस प्रकार से लड़कों को दोष दिया जाता है, ठीक है। सबके मन का भ्रम तोड़ने वाले हैं हम इस टॉपिक को पढ़ करके। देखो 46 कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है और इसको आप लिखते हो 23 जोड़े। अब काउंट करते रहना, 23 प्लस 46, है ना। जिसमें से देखो नर और मादा में, ठीक है, नर और मादा की बात करते हैं हम, मादा, ठीक है। इनमें क्या होंगे, 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि 44 गुणसूत्र, है ना। 46 में से 44 गुणसूत्र क्या होंगे, नर और मादा में सेम होते हैं। सेम यानी कि समान होते हैं, सेम, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। क्लियर इतनी बात? क्या बोलेंगे हम इनको? अलिंग गुणसूत्र। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहां पर कितना जोड़ा बचा? सिर्फ एक जोड़ा। तो वो एक जोड़ा जो होता है ये गुणसूत्र कहलाता है, क्या कहलाएगा, जो नर और मादा में भिन्न होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि मादा में वो गुणसूत्र क्या होगा, अलिंग गुणसूत्र होता है। अब यहां पर अलिंग गुणसूत्र जो होता है वो होता है XX, यानी कि नर के जो 22 गुणसूत्र होंगे वो XX होंगे, मादा के जो 22 गुणसूत्र होंगे वो भी XX होंगे। क्लियर? अब यहां पर एक जोड़ा गुणसूत्र अगर मादा की बात करें तो उसमें वो वाला यानी कि 23 के 23 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं, XX वाले होते हैं। लेकिन अगर नर की बात करेंगे तो नर में वो अलग प्रकार का होगा जिसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। जो कि कौन सा गुणसूत्र होता है, नर में XY गुणसूत्र, नर में क्या होगा, XY गुणसूत्र। इतनी बात किस किस को क्लियर होगी है, जल्दी बता दो। क्लियर? ठीक है, बताओ
कुछ नहीं बताया, आपको याद रखना है यहाँ पर जो मादा में गुणसूत्र पाए जाएंगे 46 के वो XX ही पाए जाते हैं, सब क्या होंगे XX होते हैं, जिन्हें हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेल की बात करेंगे, नर की बात करेंगे, उसमें 22 गुणसूत्र XX पाए जाते हैं जो कि अलिंग गुणसूत्र है, और एक गुणसूत्र XY पाया जाता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और यही गुणसूत्र जो होता है XY, यही डिसाइड करता है कि आगे चल करके जो भी संतति होने वाली है वो नर होगी या मादा। क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है। ये क्या सा गुणसूत्र है? लिंग। तो इसलिए क्या दिया है? मानव का लिंग निर्धारण। अब किसको दोष देना है बताओ जल्दी, किसको दोष दोगे अगर लड़का होगा या लड़की? नर को। क्लियर? तो नर यहाँ पर जिम्मेदार होगा कि लड़का होगा या लड़की। आज से औरतों को बोलना बंद। क्लियर? समझ गए है ना? अब चलते हम इसका कैसे अब संतति होगी, क्या ऐसा होगा। अब हम जब मैंने आपको बताया था हमारी पूरी बॉडी की सेल्स क्या होती है? द्विगुणित होती है। केवल एक सेल जो होती है वो अगुणित होती है, जो कि हम जनन कोशिका कहते हैं, क्योंकि आगे चल करके जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे अगर मेल की बात करेंगे तो उसमें शुक्राणु का निर्माण होगा, और फीमेल की बात करेंगे उससे अंडाणु का निर्माण होगा। और ये दोनों ही हैप्लॉइड होती है, अगुणित संरचना होती है, यानी कि 23 गुणसूत्र इसमें प्रेजेंट होंगे मेल में, और 23 गुणसूत्र किसमें प्रेजेंट होंगे? फीमेल में प्रेजेंट होंगे। और जब फर्टिलाइजेशन यानी कि इनका संलयन होगा तो ये चल करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो इनमें कैसे गुणसूत्र? 23 और 23 कितने हो गए? 46 हो गए। और फिर वो जाइगोट आगे चल करके क्या बनाता है? एक नए बेबी का निर्माण करेगा, एक नई संतति का निर्माण करेगा। तो उस संतति में कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। समझ गए? हाँ, गायब हो गया थॉट। चलिए अब समझते हैं कि किस प्रकार से। ठीक है, अब मादा के गुणसूत्र दो। बेचारी मादा जिसको आज तक सबके सब दोष देते थे, उसके पास सिर्फ और सिर्फ XX गुणसूत्र है। समझ गए? लेकिन नर के पास क्या है? XY गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है। अब इनका वो कराते, हम क्या कराएंगे? इनका क्रॉस कराते। अगर देखिए मादा के X गुणसूत्र से नर का X गुणसूत्र संलयित होता है अगर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? XX गुणसूत्र बन गया। ठीक है, तो यहां पर जो भी संतति होगी वो क्या होती है? मादा होती है। समझ गए? दिख रहा है आपको? ये भी बताओ। ठीक है, XX याद रखोगे, यहां पर लिखती हूं। अगर ये फीमेल का X है और ये मेल का XX है, अगर ये दोनों संलयित होते हैं गुणसूत्र, तो यहां पर संतति हमेशा मादा ही पैदा होती है। लेकिन अगर मादा का X गुणसूत्र है लेकिन नर का कौन सा गुणसूत्र आ गया है? Y गुणसूत्र, है ना? तो वहां पर जो संतति होती है वो हमेशा नर होगी। इस बात को नोट करना है, हमेशा के लिए काम आएगा बहुत ज्यादा। सबको क्लियर? बताइए, सबको क्लियर है ना? देखो अब क्या करना है। अब यहां पर संतति क्या हो गई? मादा हो गई। अब वापस चलेंगे। अगर इसके X गुणसूत्र से Y गुणसूत्र संलयित हो गया नर का, तो यहां पर XY गुणसूत्र बन गए। ठीक है, तो यानी कि यहां पर कैसी संतति हो गई? नर संतति हो गई। फिर वापस अगर हम कराएंगे X का X के साथ, तो XX यानी कि मादा संरचना, और अगर इसी X का फिर से Y के साथ कराते हैं तो XY यानी कि नर संतति। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? संतति आगे क्या होने वाली है? तो इसमें देखो परसेंट क्या होता है? 50% किसके चांसेस है कि नर होने वाला है। ठीक है, गुणसूत्र तो अलग अलग होंगे ना हर मादा में। अब किसको पता है कि आगे चल करके कौन सा मादा का X तो हमेशा ही सेम रहने वाला है, लेकिन मेल पे डिपेंड करेगा उसका X गुणसूत्र आ रहा है या Y गुणसूत्र आ रहा है। ठीक है, अगर उसका X गुणसूत्र आ गया मादा के गुणसूत्र के साथ, तो संतति क्या हो जाएगी? मादा हो जाएगी। लेकिन अगर उसका Y आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? संतति नर हो जाती है। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर क्या करेंगे? 50% क्या होती है? मादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये चैप्टर क्लियर? ये टॉपिक क्लियर? बताओ, क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए आप सभी को याद रखना है। ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा। देखो पढ़ ले। शिशु के लिंग निर्धारण यानी कि लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। कब हो जाता है? जब निषेचन की क्रिया हो जाती है। ठीक है ना? स्त्री में गुणसूत्रों का स्वरूप कैसा होगा? सारे के सारे गुणसूत्र XX होंगे, तथा पुरुष में कैसा होता है? XY होता है। क्लियर?
उसके बाद इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मक यानी कि जितने भी अंडाणु होते हैं उनमें कैसा होगा, एक्स लिंग गुणसूत्र होगा। कितने भी अंडाणु होंगे सबके सब एक्स गुणसूत्र वाले होंगे। लेकिन अगर हम शुक्राणु की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या होंगे, आगे चल के लिंग का निर्धारण करेंगे। इसलिए क्या है, 50% शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX गुणसूत्र होंगे या तो XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होती है। बताओ, क्लियर? ये याद रखना है आपको चार्ट। देखो, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में से कौन सा अंडाणु से निषेचित होगा। ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है ना। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होगा वह मादा होगी। XX हमेशा फीमेल, स्माइल करती हुई फीमेल, खुश हो गई, फीमेल बन गई भाई। ठीक है, और XY क्या होगा, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज कैसा होगा, नर होगा, ये भी खुश नर। बस क्लियर? ठीक है ना। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा। क्लियर? भ्रम टूट गया। अब सबको घर जाके दादा दादी नाना नानी सबको बताना ही कि ये होती है बात। अब किसी को कुछ नहीं बोलेंगे हम। हाँ, चलिए अब आगे चले, अगला टॉपिक अब आज का स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है आपने, विदलन की क्रिया पढ़नी है। चलो भाई, हमने शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपको ये विजिबल हो रहा है अच्छे से, बताइए, हो रहा है ना। तो देखो, यहाँ पर हमने जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करी थी, वीर्यसेचन की क्रिया पढ़ी थी, जब पेनिस के थ्रू शुक्राणु को मादा की योनि में प्रवेश करा दिया जाता है तो उसके पश्चात शुक्राणु कैसे करते हुए, बहारा बहारा करते हुए कहाँ पहुंच रहे हैं, निषेचन यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ना। याद रखोगे, ये आ रहा है सुपरमैन की तरह कि मैं ही जाऊंगा आगे अंडाणु से लड़ने, क्योंकि एक ही ने क्या करना है, आगे जाके संलयित होना है, बाकी ये सब क्या होंगे, जंग को हार जाएंगे। ये भी बड़ी खुशी है। तो ये निषेचन की क्रिया होने वाली है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। क्या हुआ इसके बाद, सिर्फ देखो एक ही, इतने सारे शुक्राणु थे लेकिन एक ही अंडाणु के साथ निषेचित होगा। तो याद रखना है सिर्फ एक बात, पता है ना क्या क्या, स्लो, जो हमने स्लो ब्लॉकेज पढ़ी थी, फास्ट ब्लॉकेज बनी थी, वो जब एक स्पर्म इसके साथ टच हो जाएगा उसी समय पर इसके बाहर जो कवरिंग होती है कोरोना रेडिएटा की, जोना पेलुसिडा की, वो अन्य शुक्राणु को आने से रोक देते हैं। क्लियर? वहां पर हमने एंजाइम्स वगैरह पढ़े थे। इतनी बात क्लियर थी? ठीक है, अब ये दोनों आगे चल करके अब सपने देखेंगे कि हमारा बेबी होने वाला है ना। तो ये देखो सपने देख रहे हैं बढ़िया से। चलो, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था वो यहाँ पर ओवम के साथ संलयित हो गया। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर टॉपिक छोड़ दिया था, है ना। ठीक, अब आते हैं विदलन की क्रिया क्या होती है, इसको पढ़ने वाले हम। बताइए, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले वापस हम अपने डायग्राम वाले पोर्शन में जाएंगे। बिना डायग्राम के लिए तो मजा ही नहीं है फिर पढ़ने में, है ना। अब देखोगे हमने अभी क्या देखा, ये ओवम थी स्माइल करती हुई, इसके साथ एक संलयित शुक्राणु संलयित हो गया, ये भी बड़ा खुश है। अब दोनों सपने देख रहे हैं आगे की बेबी होगा, हमारा वंश बढ़ने वाला है आगे, ऐसे वाले सपने देख रहे हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइज हो गए। क्लियर? देखो, अब एकदम से ऐसा नहीं होगा कि बेबी बन के आ जाएगा बाहर, नहीं। अभी ये क्रिया गर्भाशय में क्या होता है, मैंने बताया था, गर्भाशय में वह स्थान होता है जहां पर जो बेबी होगा उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि निषेचन के पश्चात सीधा ये चल करके चलो 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 गर्भाशय में चलते हैं, वहां पर खाना पीना खा के उसके बाद दुनिया में आ जाएंगे, ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। इतनी जल्दी यहाँ पर गर्भाशय में नहीं पहुंचने वाला ये। अब क्या होगा, इसके बाद हम प्रोसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके पश्चात क्या बनेगा, जाइगोट बनता है। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, ये देखो, ये कैसी संरचना है, अगुणित संरचना है, और ओवम भी क्या है, अगुणित
संरचना है। इनके पश्चात युग्मनज का निर्माण होगा, जिसको हम कहते हैं युग्मनज, यानी कि जाइगोट कहते हैं। इतनी बात क्लियर? जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और जाइगोट कैसी संरचना होगी? ये होती है द्विगुणित संरचना। कैसी संरचना होगी? द्विगुणित संरचना होगी। अब जाइगोट बड़ा खुशी सा है, लेकिन आप सभी को पता है जब निषेचन की क्रिया हुई थी तो इसके बाहर भी कवरिंग थी। कोरोना रेडिएटा डीजनरेट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाहर सिर्फ एक परत प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। तो याद रखोगे निषेचन के पश्चात यहाँ पर जोना पेलुसिडा अभी भी इस पे बची हुई है, ठीक है। तो इसके बाहर जोना पेलुसिडा की परत बना दो, ये, ठीक है। जोना पेलुसिडा लिख दो, जेपी जोना पेलुसिडा। क्लियर इतनी बात? ठीक। अब देखो जाइगोट में ऐसी क्षमता होती है, युग्मनज में कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, युग्मनज में एक ऐसी क्षमता पाई जाएगी कि वो आगे चल करके एक नई संतति का निर्माण कर सकता है, क्योंकि अब जाइगोट से ही आगे चल करके संतति का निर्माण होने वाला है। तो इसको भी अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 7 दिन बाद ये गर्भाशय में पहुंचने वाला है, तो इसके बीच में बहुत सारी प्रोसेस होगी, इसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्या होता है जाइगोट में, सबसे पहले क्या होता है, विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन यानी कि यहाँ पर गुणसूत्र कितने होंगे? 46 है। तो अब इस गुणसूत्र में किसी भी प्रकार का चेंज होने वाला है नहीं, जितना होना था वो यहाँ पर तक हो गया था, लेकिन अब यहाँ से डबल हो गया, 46 हो गया, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। तो विशेष प्रकार का जो समसूत्री विभाजन होता है उसको हम कहते हैं विदलन, यानी कि क्लीवेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, विदलन की क्रिया होती है, विदलन, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज, ठीक है। अब देखिए इसके बाहर जोना पेलुसिडा की परत है, तो इससे ये याद रखना कि इसका किसी भी प्रकार से साइज नहीं बढ़ने वाला, ना तो घटने वाला है ना तो बढ़ने वाला है, साइज हमेशा यही रहेगा। लेकिन क्या होगा, इसके अंदर जो कोशिका पाई जा रही है, जो जाइगोट पाया जा रहा है, इसमें विभाजन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि समसूत्री विभाजन यानी कि अब विभाजन की क्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। जोना पेलुसिडा इसके अंदर है, ये बाहर से कवरिंग है, और इसके बाहर क्या हो रहा है, इस प्रकार से 2 कोशिका का निर्माण हो रहा है। इतनी बात क्लियर? बताओ, क्लियर भी? ठीक है, सबको क्लियर है? याद रखोगे कि यहां पर किसी भी प्रकार का साइज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 कोशिका में टूटा, इसके बाद क्या होगा, फिर से समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। ये जोना पेलुसिडा की परत है और ये अंदर कोशिका, चलो मैं अलग अलग कलर से ही बना रही हूं। अब यहां पर क्या हो गया, ये 4 कोशिका में विभाजित हो गया, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हो, ये भी ध्यान रखना है आपने, इसे आप कहते हो ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोरक खंड। याद रखना है इस संरचना को, जो ये सेल्स बन गई है, इसे हम कहते हैं कोरक खंड। बताओ, क्लियर? विभाजन हुआ, विदलन, विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन जिसे हम विदलन कहते हैं। याद रखोगे यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का क्रोमोसोम में चेंजेस नहीं होगा, सारी संरचना अब द्विगुणित जाने वाली है, क्योंकि जो बेबी प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, द्विगुणित होगा, उसकी सारी बॉडी की सेल्स ही द्विगुणित होगी। क्लियर? हाँ, ब्लास्टोमियर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब फिर से विभाजन होगा। अब याद रखना है आपने यहां पर, ठीक है, ये सेल्स है। अब यहां पर जब क्या होगी, कोशिका की ऐसी स्थिति आ जाएगी जब उसके अंदर कितनी सेल होगी, 8 से 16 सेल्स प्रेजेंट होगी, यानी कि 8 से 16 सेल्स विभाजित हो गई होगी। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मॉरूला कहेंगे, ठीक है। यहां पर सेल्स बना देते, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेल्स, यानी कि 8 से 16 सेल वाली स्टेज को हम कहते हैं मॉरूला स्टेज। क्या बोलेंगे हम, मॉरूला स्टेज, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉरूला। बताओ, इतनी बात क्लियर? तो एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन यानी कि क्लीवेज की प्रोसेस में वह कौन सी अवस्था है जब क्या होगा, संरचना में
सेल्स जो होती है वो 8 से 16 सेल्स पाई जाती है, तो वो कौन सी स्टेज हो गई? मॉरूला स्टेज। इतनी बात क्लियर? अगर हम यहाँ पर देखें कि गर्भाशय की कैसी स्थिति है तो उसको भी देख ले एक बार। तो देखते हैं, गर्भाशय बना दे यहाँ पे, ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, यहां पर प्रोसेस होगी, ठीक है। इस साइड दिखा रही हूं मैं आपको, देखो हमने देखा एम्पुला में क्या हुआ था, यहां पर सोचो एम्पुला है, ये एम्पुला है, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ निषेचन की क्रिया हुई, किसका निर्माण हुआ? जाइगोट का निर्माण हुआ, ठीक है, जो कि द्विगुणित संरचना है। जाइगोट फिर आगे 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 करके मूव करेगा, क्योंकि उसको कहां आना है? गर्भाशय में आना है, सबको पता है गर्भाशय में, ठीक है। यहां पर क्या होगा? पहली कौन सी स्टेज आई? ब्लास्टोमेयर आई, ठीक है। इस प्रकार से 4 कोशिका थी, ब्लास्टोमेयर। इतनी बात क्लियर? फिर आगे चल करके 4 दिन बाद, फर्टिलाइजेशन के 4 दिन बाद मॉरूला अवस्था आ जाती है, यानी कि यहां पर क्या होगा? 16 कोशिकीय अवस्था आ गई। ये इस प्रकार से क्या हो गया? ये मॉरूला। इतनी बात क्लियर? अब देखिए यहां पर जैसे ही कौन सा दिन आ गया है, लगा लो 4, हाँ चौथे दिन बाद, है ना, हाँ चौथे या 5वें दिन, इसको याद रखना है। जो ये मॉरूला अवस्था होती है ये सीधा गर्भाशय में एंटर करती है। इतनी बात क्लियर? गर्भाशय में एंटर कर गई। अब पीछे चलो वापस, गर्भाशय में एंटर करेगी, इसके बाद क्या होता है? गर्भाशय से एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स को स्रावित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। याद रखोगे यहां पर क्या होगा? यूट्रियस से, ठीक है, गर्भाशय से उसकी जो परत है उससे एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोजन का स्रवण किया जाता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन कैसा होता है? पोषण से युक्त एंजाइम्स हम जिसे बोलते हैं वो होता है। अब ये ग्लाइकोजन जब साइड से ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, और बीच में कौन सा है? मॉरूला अवस्था पहुंची है, तो ये ग्लाइकोजन क्या हो जाता है? इसके अंदर भरना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्लाइकोजन 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या होगा? इस मॉरूला के अंदर भरना स्टार्ट हो जाता है, यूट्रियस पे जब आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर एक स्टेज बन जाती है इस प्रकार से, ये समझ रहे हो? ये अब देखो, अब जब सारा ग्लाइकोजन भरने लग जाएगा तो ये जो सेल्स होगी ना, ये विभाजित भी हो रही है, इनमें समसूत्री विभाजन भी हो रहा है, लेकिन ये क्या हो जाती है? इस प्रकार से साइड साइड स्थित हो जाती है। ये इस प्रकार से देख रहे हो, ये इन सेल्स को हम कहते हैं, जो साइड की सेल्स है इन्हें हम कहते हैं, क्या कहेंगे हम? इनको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, यानी कि पोषकोरक कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, यानी कि पोषकोरक कहते हैं। इतनी बात क्लियर? अब ये साइड की सेल्स को तो हमने ट्रोफोब्लास्ट कह दिया, ठीक है। यहां पर कुछ सेल्स होती है जो कि आगे चल के नोटोकॉट का निर्माण करेगी, तो वो यहां पर गुच्छा बना के इस प्रकार से सेल्स का यहां पर अलग सा गुच्छा बन जाता है, और इसमें लगभग 100 से 120 इतनी सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस पे ये देखो, इस प्रकार से इसे हम कहते हैं, इस वाले गुच्छे को हम कहते हैं अंतर कोशिकीय सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? अंतरा कोशिका सेल। अब देखो यहां बीच में क्या हो गया? यहां पर बीच में किस वजह से ये साइड चली गई? क्योंकि बीच में एक गुहा बन गई है, गुहा यानी कि खाली स्थान, जहां पर ये बैठ गया है ग्लाइकोजन। तो यहां पर ग्लाइकोजन बैठने के कारण बीच में गुहा बन गई है, ठीक है। ये सारा क्या है? ग्लाइकोजन का पार्ट है, जो कि क्या होगा? जिसमें बहुत सारा पोषण प्रेजेंट होगा। अब जब बेबी डेवलप करेगा तो उसको पोषण भी तो चाहिए होगा, तो वो यहां से इस प्रकार से लेगा, वो ये सेल से लेगा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये वाली क्लियर हो गई कि ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो साइड की सेल से, यहाँ पर गुच्छेनुमा संरचना जो होती है उसको हम अंतरा कोशिका सेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो अवस्था होती है, क्या बोलेंगे हम इसको? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। इतनी बात क्लियर, ठीक है। और यहां पर जो ये कैविटी होती है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिल कैविटी। क्या बोलेंगे हम इसको? ब्लास्टोसिल कैविटी,
बताओ इतनी बात किस किस को हुई कि ब्लास्टोसिल वाली कहां पर है, बताइए। ठीक है, और हम ब्लास्टोसिस को हिंदी में कहते हैं पोरक पोरक पुटी या पोरक पुटी, पोरक पुटी। हिंदी इंग्लिश दोनों बता रही हूं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बुक पे आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि डायग्राम क्या बोल रहा है, किस प्रकार से ट्रोफोब्लास्ट बना। ट्रोफोब्लास्ट क्या हो जाएगा, साइड में आ गई। क्यों आ गई वो साइड में, क्योंकि वहां पर यूट्रियस ने उसमें क्या कर दिया है, यूट्रियस बार बार क्या करता है, ग्लाइकोजन स्रावित करता है, बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन स्रावित कर रहा है, जो कि बीच में भर गया है और सेल्स क्या चली गई है, साइड चली गई है। कुछ सेल साइड गई जिन्हें हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा, कुछ सेल्स ने एक साइड में एक कोने में सारी की सारी गुच्छे बना के स्थित हो गई जिन्हें हमने अंतराकोशिका सेल कहा। क्लियर। और जो ये अवस्था कहती है इसको हम कहते हैं पोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है ना। चलो अब आगे चलते। अब ये देखो, अब कहां पर हम स्थिति देख ले, स्थिति क्या थी, ये आ गई यहां पर, कहां आ गया ये सॉरी, अच्छा बनाते हैं ना, जब हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अच्छा बनाएंगे डायग्राम समझने के लायक। हमने देखा कि ट्रोफोब्लास्ट था ये, है ना, इसमें गर्भाशय की परत ने इसमें ग्लाइकोजन भरा और इसमें इस प्रकार से दो सेल्स बन गई है ट्रोफोब्लास्ट की अलग, और यहाँ पर जो अंतर कोशिका सेल्स थी वो अलग बनी थी, है ना। गर्भाशय की परत भी बना देते हैं, आप सभी को पता है कि 3 परतें थी, गर्भाशय की परत को अलग कलर से बनाते हैं, ग्रीन कलर से, ठीक है। 3 परतें आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम बना देती हूँ। ये क्या है, एंडोमेट्रियम है। इतनी बात क्लियर है। अब जो ये ब्लास्टोसिस्ट होगा, यही क्या होता है, धीरे धीरे अब देखेंगे। अब याद रखना, आपको एक और बात मैं बता रही थी, मैंने चलो यहीं पे बता देती हूँ। मैंने कहा ना, जब आप देख रहे थे जाइगोट बना तो उसके बाहर एक लेयर थी जोना पेलुसिडा की, उसके बाद क्या था, ब्लास्टोमेयर बना, उसमें भी जोना पेलुसिडा की परत थी, उसके बाद मोरुला बना, उसके बाहर भी जोना पेलुसिडा की परत की थी, और यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट बना, पोरा पुटी बनी, उसके बाहर भी क्या है, यहाँ पर जोना पेलुसिडा की परत है। क्लियर इतनी बात। अब जैसे ये वाली स्थिति आ जाती है 7वें दिन में, ठीक है, ये कौन सी स्थिति आ गई, 7वें दिन में धीरे से क्या होगा, ये जोना पेलुसिडा की परत रिमूव होना स्टार्ट होती है, हट जाना स्टार्ट होती है, यानी कि इसका विखंडन हो जाएगा, टूटने लग जाती है और धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। अब ये जैसे ही टूटेगी, ठीक है, अब अंदर क्या बच रखा है, इसका ट्रोफोब्लास्ट वगैरह है ना। ट्रोफोब्लास्ट क्या होगा, ये कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स को स्रावित करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और क्या होगा, गर्भाशय परत के अंदर जाएगा, ठीक है, और इस क्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन यानी कि अंतःरोपण। तो यहां पर इस प्रकार से स्थिति बन जाती है। ये देखो, ये ट्रोफोब्लास्ट था, अब गर्भाशय परत को इसने भेद दिया और अब ये कहां चला गया, सीधा यहां आ गया। ये इस प्रकार से संरचना है ट्रोफोब्लास्ट की। इसका जो अंदर का कोशिका समूह है वो इस प्रकार से गर्भाशय के अंदर वाली साइड रहेगा, ठीक है, और बाद में क्या होगी, जो गर्भाशय की परत होगी वो वापस से इस प्रकार से बन गई। तो ये जो क्रिया कहलाई, जो कि क्या था, हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट था, पोरा पुटी थी, वो गर्भाशय के अंदर चला गया। इस क्रिया को हम कहते हैं अंतःरोपण। अंतःरोपण समझ में आ गया, अंतःरोपण, ठीक है, इम्प्लांटेशन। बताइए सबको क्लियर हो गई ये वाली बात है। तो भ्रूण का क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन हो गया, इसका मतलब अब जो लेडी है वो क्या हो गई है, उसने क्या संगर्भता ग्रहण कर ली है, इसका अर्थ ये होगा, ठीक है। अब आपको एक और बात बतानी है, यहां पर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, ठीक है, एक नॉलेज की बात है इसलिए याद रखना है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, प्रेगनेंसी टेस्ट देखा है ना, प्रेगा न्यूज जो प्रेगनेंसी किट आती है उसमें किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ना, ये विशेष प्रकार के हम कह सकते हैं हार्मोन्स का स्त्रवण करती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं HCG। ये HCG हार्मोन्स का रिलीज करती है, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट को जब किट आती है ना, जो प्रेगा न्यूज की किट, उसमें इसी का परीक्षण किया जाता है, इसके लेवल का परीक्षण किया जाता है वहां पे। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इम्प्लांटेशन हो गया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या हो गई, जो प्रेग्नेंट जो लेडी थी उसने संगर्भता को ग्रहण कर लिया। क्लियर इतनी बात,
ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, गूगल में सर्च करके देखना है इसके बारे में आपने। ठीक है, चलिए अब एक बार थ्योरी देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा फिर। ये देखो, ये जो डायग्राम दे रखा है ये आपका मोरूला का है। मोरूला में मैंने क्या कहा, जो कि 8 से 16 सेल वाली स्टेज होती है, इसको हम कहते हैं मोरूला। तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप सभी को दिख रहा होगा, क्लियर? ठीक है, आगे देखिए। अब ये देखो, ये कौन सी स्टेज है, कुछ समझ में आ रहा है? हमने अभी पढ़ा था ना ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट यानी पोरक पुटी, इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा कि गर्भाशय से ग्लाइकोजन स्रावित होता है, जिस कारण मध्यमिक कैविटी यानी कि गुहा बन गई है, जहां पर अब ग्लाइकोजन आ गया है। अब ग्लाइकोजन ने तो बीच में स्थान घेर दिया है, तो जितनी भी सेल्स होगी वो साइड साइड चली गई है। ठीक है, तो ये साइड साइड जो सेल्स चली गई है, इन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट एस, जो हमने अभी बताया कि ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, HCG हार्मोन्स का स्रावण करेगा। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना कि HCG जो हार्मोन्स होता है वो एक तरीके से कॉर्पस लूटियम का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये LH को प्रेरित करता है। LH हार्मोन्स हमने पढ़ा था, उसको प्रेरित करने का काम करता है, क्योंकि इस टाइम पर इसकी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो गुच्छेनुमा संरचना है, इसको हम कहते हैं इनर सेल मास्क, ये भी आपने देख लिया है। और बाहर अभी तक क्या है, जोना पेलुसिडा है। जैसी इम्प्लांटेशन होगा, अंतरोपण की क्रिया हो जाएगी, वैसी जोना पेलुसिडा धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, विखंडित होकर के टूट जाएगा, और जिससे अंदर की जो संरचना होगी ट्रोफोब्लास्ट और ये वाली संरचना, ये क्या होगी, गर्भाशय में अंदर एंटर कर जाएगी। क्लियर? हाँ बिल्कुल, देखो आप बच्चों ने यहाँ पर सर्च भी कर लिया, बहुत गुड। चलिए अब आगे चलेंगे, थ्योरी देख लेते हैं इनकी। ठीक है, अब वही बातें लिखी है, बस आपने समझ लिया, आपको अच्छे से आ गई है। देखो, यह कोरक पुटी जो ब्लास्टोसिस्ट था, अच्छा पीछे एक पेज रह गया, इसको देख लेते हैं। कहाँ गया वो पेज, देखेंगे हम इसे। चलिए यहां से स्टार्ट था, इस प्रोसेस को देख ले, पढ़ लेंगे। देखो, समसूत्री विभाजन, यहां पर विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन है, उसको उसके विदलन कहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, वहां पर विदलन का यूज किया गया है कि शुरुआत तब हो जाती है जब क्या होगा, युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्णन पथ में। ठीक है, अब वो किस साइड बढ़ रहा है, इथेमस से होते हुए आगे बढ़ रहा है और आगे चलकर के गर्भाशय में जाना है। तो वहां पर गति किस प्रकार से हो रही है, इस प्रकार से। अगर इस ओवरी से ऑप्यूलेशन हुआ तो गति इस प्रकार से होगी, और अगर इस वाली ओवरी से क्या होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, तो गति इस प्रकार से होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि और बढ़ेगा, और तब यह क्या होगा, पहले 2 सेल्स में टूटा, फिर 4 सेल्स में टूटेगा, 8 सेल्स में टूटेगा, और 16 सेल्स की संतति कोशिका बनाएगा, जिसे हम कहते हैं कोरक खंड, यानी कि ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर? यह जो तूतक होगा वो लगातार विभाजित होगा, ये ब्लास्टोखंड धीरे धीरे करके विभाजित होने लग जाएगा, और जैसे ही 8 से 16 कोशिका वाली स्टेज आएगी, हम इसको क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। ठीक है, मोरूला याद रखना है। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ करके कहां जा रहा है, गर्भाशय की ओर बढ़ता जा रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे चलेंगे। पेज काफी आगे डाल दिए, ये डायग्राम आगे ना बीच में सारे। ठीक है, अब देखो, आपने ब्लास्टोसिस देखा, ब्लास्टोसिस क्या थी, कोरक पुटी थी। ट्रोफोब्लास्ट साइड में आ गया के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम पोरक कोष कहते हैं। पोरक पोष कोष किसे कहा है, ट्रोफोब्लास्ट को। आगे चल करके जब आप अपरा पढ़ोगे ना, उसमें आप देखोगे पोष कोरक ही वहां पर पोषण प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है, कोशिकाओं के भीतरी समूह जो कि पोष कोरक से जुड़े होते हैं, उन्हें हम अंतर कोशिकीय समूह, अभी मैंने आपको बताया जो बीच में गुच्छेनुमा संरचना थी, वो क्या होगी, अंतर कोशिकीय समूह होती है। क्लियर?
अब देखिए पोषक कोरक स्तर गर्भाशय अंत स्तर से संलयित हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, अंतःरोपण की क्रिया कहते हैं। क्लियर, सबको क्लियर है ना? देखो, संलयन होने के बाद गर्भाशय कोशिका तेजी से विभक्त होती है और कोरक पुटी को आवर्त कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंत स्तर में अंत स्थापित हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, अंतःरोपण कहेंगे, यानी कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि संगर्भता का रूप धारण कर लिया है अब जो लेडी थी। क्लियर सबको? एक एक मैंने आपको सारी व्यवस्थाएं पढ़ा दी है, किस प्रकार से पहले ब्लास्टोमेर थी, है ना, ब्लास्टोमेयर था, उसके बाद मोरुला आया, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आया। ये ब्लास्टोसिस्ट अब सीधा गर्भाशय से जुड़ जाएगा, यानी कि गर्भाशय के अंदर चला जाता है और उसके बाहर फिर गर्भाशय की परत वापस बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी जो क्या होगी, परतें होंगी, सेल्स होंगी, वो आगे चल करके हार्मोन्स का स्रावन करती है, जो कि गर्भाशय की परत को बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उसको। क्लियर? बताइए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, संगर्भता होगी। इसके बाद अब क्या होने वाला है, अब बेबी जो रहेगा उसके हाथ पैर बढ़ेंगे, है ना, तो उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बताओ क्लियर? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।